स्टूडेंट, इस एचजीसी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः। आज हम लोगों का जो टॉपिक है इतिहास विषय में बीए प्रथम वर्ष में, मैंने कल आप लोगों को वैदिक काल के बारे में बताया था और वैदिक काल को मैंने डिफाइन भी किया था। वैदिक काल के तमाम चीज़ों का मैंने जिक्र भी किया था। इसके पहले मैंने कल वैदिक काल के अध्ययन के स्रोतों के बारे में कल मैंने बताया था। इन स्रोतों में मैंने साहित्यिक स्रोत, उसके बाद से पुरातात्विक स्रोत को मैंने केवल साहित्यिक स्रोत को ही बताया था, जिसे मैंने पुरातात्विक स्रोत को नहीं बताया था। और इस साहित्यिक स्रोत मैंने प्रमुख वेदों को बताया था, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और उसके तमाम ऐतिहासिक साक्ष्यों का मैंने जिक्र किया था। उसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के कड़ी में हम लोग वेद जानते हैं। वेद देखिए, वेद दुनिया का प्रथम जानते हैं कि धर्म ग्रंथ है। इसी के आधार पर दुनिया के अन्य जो मजहब हैं उनकी उत्पत्ति हुई, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को अपने तरीके से विभिन्न भाषाओं में प्रचारित किया। और वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है। इसके साथ ही साथ इसलिए इसे श्रुति भी कहा गया है। क्या कहा गया है इसे? श्रुति। इसको वेदों को श्रुति भी कहा गया है। इसीलिए सामान्य भाषा में जो वेद है उसका अर्थ होता है ज्ञान। क्या अर्थ होता है? ज्ञान होता है। देखिए, जो पुरातन जो ज्ञान रहा है उस ज्ञान पर ही जो आधुनिक विज्ञान है, उस विज्ञान में जो मानव की हर समस्या का समाधान निहित है। देखिए, जो वेद है, वेदों में ब्रह्म मतलब ईश्वर, देवता के साथ ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि और प्रकृति, खगोल शास्त्र, भूगोल, धार्मिक, इन तमाम चीज़ों का जिक्र मिलता है। और मैंने इन सब चीज़ों को बताया है। साथ ही साथ आप देखते हैं कि इसकी रचना किसी मानव के द्वारा नहीं, बल्कि ईश्वर ने इसकी रचना किया था। और साथ ही साथ जो इसके रचयिता थे, या कहीं ना कहीं जो ऋषि मुनियों ने उनको सुन करके उसको लिखा, कि ऋषियों ने वेदों में आए मंत्रों की रचना की थी। और उसके बाद से देखते हैं आपकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शतपथ के साथ साथ बृहदोपनिषद आदि का जो उल्लेख मिलता है, वह चारों वेद उस पर क्या करते हैं? पूरी तरीके से उस पर समझिए कि उस पर ही निर्भर हैं। ऋग्वेद और यजुर्वेद का देखिए के विषय में ये तमाम चीज़ें हैं कि ऋग, यजु, साम, छंद, अथर्व, तमाम चीज़ों की उत्पत्तियों का जिक्र मिलता है। लेकिन हम लोग थोड़ा उससे और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ऋग्वेद के तमाम सूक्तों का जिक्र मिलता है। पुरुष सूक्त, नारदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूत्र, अश्व स्वामिक सूत्र, श्रद्धा सूक्त, इन तमाम चीज़ों का जिक्र मिलता है। लेकिन ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उसके आधार पर हम उन तमाम रचनाओं के विषय में पढ़ते हैं और उसके बाद से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, उसको हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग पुरातात्विक स्रोत को जानेंगे। पुरातात्विक स्रोत है यानी पुरातात्विक स्रोत, जिसके आधार पर हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो वैदिक काल का जो दौर रहा है, उस वैदिक काल के तमाम जो साक्ष्य मिले हैं उसमें पुरातात्विक स्रोत का स्थान क्या है। देखिए, देखते हैं आप कि भगवानपुरा से 13 कमरों का एक मकान का अवशेष मिला है, जिसमें तमाम चीज़ों का जिक्र मिलता है।
कि यह वैदिक काल के बने हुए हैं और उस अवशेषों से भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त भी देखिए पंजाब के जो कुछ स्थल हैं उन स्थलों में जैसे नागर, कटपालन, देरी, वैदिक काल के अवशेष यहाँ पर भी प्राप्त हुए हैं। तो यानी वैदिक काल के बारे में हमको जानकारी जो प्राप्त होती है तो विभिन्न या जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं उनके आधार पर हम उनके बारे में जानते हैं। देखिए यह तमाम जो अभिलेख मिलते हैं, चाहे वो 1400 ईसा पूर्व से लेकर के तमाम जो सीरिया से जो प्राप्त अभिलेख हुए हैं यहाँ, इस अभिलेख में भी देखते हैं यह तमाम राजाओं का जिक्र मिलता है, इसके साथ साथ तमाम संधियों का जिक्र मिलता है। उसके अतिरिक्त 4 वैदिक देवताओं का भी साक्ष्य माना गया है, जिसमें लोग इंद्र की पूजा करते थे, मित्र, वरुण, नासत्य यानी अश्विन की पूजा करते थे। इन 4 वैदिक देवताओं का क्रम इसी प्रकार से बोगज कोई में भी जो हुआ है अवशेष मिला है 1400 ईसा पूर्व में, उसमें भी यह चीज़ें देखने को मिलता है। और देखिए यह देखते हैं कि कस्सी जो अभिलेख 1600 ईसा पूर्व में मिला है, यह अभिलेख इराक, देखिए इराक का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भी यह वैदिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस अभिलेखों में देखिए जो आर्य थे, आर्यों के जो देखिए पहले से भी कहा जाता है कि जो आर्य थे उनका यूनानियों से भी संबंध रहा है। तो एक जो शाखा थी उनकी वह ईरान की जो उनकी शाखा रही है और यह शाखा एक और भारत की ओर बढ़ी। तो कहीं ना कहीं कि भारतीय सभ्यता और जो ईरानी सभ्यता है उन दोनों सभ्यताओं के बीच में यह तालमेल आप देखने को मिलता है कि प्राचीन काल में रहा है। देखिए ये तमाम जो अवशेष मिले हैं, देखिए इसमें सबसे प्रमाणिक जो मान्यता है वह मैक्स मूलर का है। इसने कहा है कि जो आर्य थे, आर्यों का मूल निवास स्थान जो रहा है वह मध्य एशिया रहा है। और मैक्स मूलर का ने एक अनुमान भी लगा है कि जो ऋग्वेद का काल है, यानी जिसको आप ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं, वह 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक रहा है। इसके बाद से देखते हैं कि चारों वेदों में जो ऋग्वेद है जो है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं आदरणीय वेद माना गया है। यह कहा जाता है कि ऋग्वेद ही सभी वेदों का समझिए कि संग्रह है और इसलिए इसको सबसे अधिक सम्मान भी दिया गया है, प्राचीनतम वेद भी है। देखिए एक और चीज़ हम देखते हैं कि महर्षि पतंजलि का आपने नाम सुना होगा, उसके बाद ने महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख इन्होंने किया, जो इन्होंने रचना किया। उसमें उन्होंने कहा कि जो ऋग्वेद है तो ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया, जिनमें देखिए जो 5 शाखा हैं वह शाकाल, वाक्यल, ये साथ साथ तमाम जो शाखाएं हैं इन शाखाओं की उत्पत्ति हुई है। लेकिन देखिए तमाम जो कह सकते हैं कि ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। देखिए आर्यों का जो मूल निवास स्थान के विषय में हमेशा विवाद रहा, मैंने भी उस चीज़ का जिक्र भी किया है कि यह प्रश्न हमेशा विवाद का प्रश्न रहा है। इस संबंध में भी जो अलग अलग विद्वान हैं, विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि जो अलग अलग चीज़ें हैं उनके विषय में तमाम मतभेद देखने को मिलते हैं। देखिए लेकिन एक चीज़ और भी देखते हैं आप कि सर्वप्रथम जे रोड ने 1820 ईस्वी में अपने ईरानी ग्रंथ जिंदा यानी जिसको अवेस्ता के आधार पर कहा है कि आर्यों को बैक्टीरिया का मूल निवासी माना गया है। लेकिन जानते हैं कि 1859 में जो मैक्स मूलर थे जो उन्होंने कहा, और इनका ही जो तथ्य है या कह सकते हैं कि इनके आधार पर ही हम जानते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वह मध्य एशिया रहा है और आर्यों का आदि देश भी कहीं ना कहीं भारत एशिया को घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि जो एशिया का क्षेत्र रहा है यह आर्यों का आदि देश रहा है और यहीं से सब जगह जो आर्य हैं उनका बिखरा हुआ है। इसके साथ साथ देखिए देखते हैं
कि प्रोफेसर देखते हैं सेलस तथा एडवर्ड मेयर ने भी एशिया को ही कहा है, और इनका भी यह मानना था कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान रहा है वह एशिया ही रहा है। और तमाम प्रकार के जो राइटर जैसे ओल्डेनबर्ग से लेकर कीथ का भी यही मानना था कि इनका मूल निवास स्थान जो है वह एशिया है। तो देखिए अविनाश चंद्र ने कहा है कि देखिए उनका यह था कि भारत को उन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश कहा है, इसको तो उन्होंने कहा कि 7 नदियों का क्षेत्र कहा है। और देखते हैं कि तमाम प्रकार के जो मंत्र हैं, मंत्रों में ठीक है 7 नदियों का जिक्र मिलता है, जिसमें गंगेश्वर, जमुनेश्वर, तमाम प्रकार के नदियों का इसमें जिक्र मिलता है। आप मंत्रों में भी इन चीज़ों का जिक्र देखते हैं। तो देखिए तमाम जो विद्वान हैं, विचारक हैं, उन्होंने कहा कि भारतवर्ष जो है वह एक ब्रह्मर्षि देश रहा है, और आर्यों जो आर्य आए, आर्य मूल रूप से आकर के यहीं पर बसे थे। तो यह तमाम राइटर हैं, उन राइटरों ने देखिए एक राइटर और हैं जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, समझिए कि ये विद्वान भी थे, जहाँ तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने संघर्ष भी किया था। इन्होंने भी कहा कि आर्यों का जो आदि देश है वह उत्तरी ध्रुव को इन्होंने माना कि उत्तरी ध्रुव ही उनका निवास स्थान है। देखते हैं कि दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है, कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान रहा है वह तिब्बत रहा है। इसके साथ साथ देखते हैं डॉक्टर राजवली पांडे ने कहा है कि मध्य प्रदेश को इन्होंने आर्यों का देश माना है, कि इन्होंने कहा है कि जो आर्य थे वह सबसे पहले आकर के मध्य प्रदेश में ही बसे थे, अतः इनको आद्य देश माना गया है। तो देखिए इस आधार पर भी कहीं ना कहीं यह विवाद का प्रश्न रहा है आर्यों की उत्पत्ति के बारे में। तमाम जो राइटर हैं, विद्वान हैं, विचारक हैं, उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है, और उसमें आप देखते हैं कि यह जो तमाम साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भारत ही आर्यों का मूल निवास स्थान रहा है। और इसमें देखते हैं कि एक और शब्द आया है सप्त सैंधव प्रदेश। देखिए तो मैंने उसके बारे में अभी जिक्र किया है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।